न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में हरिंदर गौतम जी आपका स्वागत है। सर, जो गाजियाबाद का बार एसोसिएशन चुनाव है उसमें सचिव पद के रूप में आप प्रत्याशी हैं जी। तो मैं ये चाहूँगा सर कि ये जो सचिव के रूप में आप जो बार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपके प्राथमिक बिंदु क्या है, क्या क्या उद्देश्य है? मेरी प्राथमिक बिंदु है एडवोकेट वेलफेयर। एडवोकेट वेलफेयर में सबसे पहले तो ये कि एडवोकेट के लिए जो है एक मेडिकल स्कीम लाई जाए, जिससे कि जो एडवोकेट कमज़ोर हैं और स्टार्टिंग वकालत की है तो उनके लिए मेडिकल स्कीम आए, जिससे कि उन्हें बीमारी में सहायता मिले। जैसे कि कोरोना में हुआ था। कोरोना में भी हुआ है और बहुत सारी चीज़ें होती है कि नया एडवोकेट को थोड़ी सी जो सोर्स ऑफ इनकम कम होती है। अगर बार की तरफ से कुछ मदद मिले उन्हें तो उनको जीवन स्तर उठने में थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर रहेगी। दूसरी प्राथमिकता ये है कि हमारे यहाँ बार में जो है पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की बहुत समस्या है। अधिकांशतः एडवोकेट को जो है पानी खरीद के ही नहीं पीना पड़ता है और ना ही यहाँ कोई बादगारी के लिए जो है पानी की प्रॉपर व्यवस्था है। ये सबसे पहली जरूरी है, क्योंकि आदमी के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा पहला है पानी की जरूरत, पानी और सफाई। और जो शौचालय और जो दूसरा ये है कि जो बार में या यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो शौचालय हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में है। जबकि जुडिशरी, चलो बार के पास में तो स्टाफ भी कम है या संसाधन कम है, लेकिन जुडिशरी के पास में तो सब कुछ है। लेकिन 11 बजे ही शौचालय की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आप उसमें जाना भी जो है दुर्भर हो जाता है। तो उसको भी ठीक कराना है और बार के अंदर भी जो है शौचालय वगैरह की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। तीसरा जो है हमारे यहाँ जो ई लाइब्रेरी है उसको इतना अच्छी तरीके से जो है एडवोकेट तक पहुँचाना है, ताकि जो है एडवोकेट अपने बाद में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कोर्ट करने में कोई दिक्कत महसूस ना करें। प्रॉपर उन्हें जानकारी हो, रूलिंग को जो है कोर्ट करने में उन्हें किस तरीके से करना है वो अच्छी तरीके से आएगा तो मजिस्ट्रेटों को भी जो है ऑर्डर पास करने में आसानी होगी और अधिवक्ता अच्छे तरीके से कोर्ट में अपनी बात रख पाएंगे और बादगारी को न्याय मिले। एक चीज़ और है, हमारे बार में एडवोकेटों का इनरोल रजिस्टर नहीं है, जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि ये एडवोकेट इस सन में जो है इनरोल हुआ, इसने इस सन में सदस्यता ली। क्योंकि सदस्यता होना अलग बात है, बार की मेंबरशिप लेना और वोटर होना अलग बात है। क्योंकि अगर कभी किसी एडवोकेट के साथ में अगर कोई घटना घट जाती है और उसके परिवार को कोई आर्थिक सहायता जो है अधिवक्ता कल्याण जो ट्रस्ट बना हुआ है उसकी तरफ से पहुंचने के लिए 3-3, 4-4 महीने का समय लग जाता है। उसके मरने के बाद में डाटा खोजा जाता है कि वो कहाँ था, कहाँ प्रैक्टिस कर रहा था। जबकि प्राथमिकता ये होनी चाहिए, जो भी बार का जो मौजूदा कार्यकारिणी है, जब उनकी मेंबरशिप रसीद ली जा रही है 2000 से ऊपर पैसे लिए जा रहे हैं तो उनका एक डाटा तैयार होना चाहिए। वो डाटा मैनुअल भी हो और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी होना चाहिए, ऑनलाइन भी होना चाहिए, ताकि उसको तुरंत जो है एक वेबसाइट के माध्यम से उसको जो है क्लिक करके प्राप्त किया जा सके, जानकारी हासिल। दूसरा, हमारे यहाँ अधिवक्ता कल्याणकारी ट्रस्ट है जो कि एडवोकेट के लिए जो है 3 तरीके से फंड इकट्ठा करती है। एक वकालतनामे के माध्यम से, दूसरा जो है फोटोकॉपी का ठेका छोड़ के, और तीसरा जो पैसा जमा है उसके इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन उस पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है केवल अधिवक्ता की मृत्यु के उपरांत होता है। और जब हर अधिवक्ता से आप लोग वकालतनामे के रूप में पैसा ले रहे हैं, वेलफेयर के लिए भी पैसा ले रहे हैं, तो उसके अधिवक्ता के डाटा इकट्ठा करने की भी जिम्मेदारी अधिवक्ता कल्याणकारी ट्रस्ट की है। नियम ये होना चाहिए कि जैसे ही आदमी बार की मेंबरशिप लेता है तो एक फार्म जो अधिवक्ता कल्याणकारी ट्रस्ट में भी जमा होना चाहिए, ताकि अधिवक्ता कल्याणकारी ट्रस्ट जो है वो दुर्घटना होने के बाद में या उसके घर में दिक्कत होने के बाद में तुरंत जो है मेरा तो मानना ये कायदे में तो उसके क्रिमिनेशन वाले दिन ही, अंतिम संस्कार के दिन ही उसको बेसिक सहायता पहुंचनी चाहिए और 3 से 5 दिन के अंदर अंदर उसको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। यहाँ स्थिति ये है कि डाटा ना होने के कारण जो आकस्मिक सहायता उसके परिवार को मिलनी चाहिए, 3-3 महीने उसके परिवार के लोग यहाँ भटकना पड़ता है और उन्हें जो परेशानी का सामना होना पड़ता है। और जी, तो अधिवक्ताओं के लिए बहुत सारे काम है वेलफेयर के जो कि होना बहुत ज़रूरी है।
इसमें हमारे यहाँ एक बेसिक समस्या चैम्बर की है, जिसका समाधान, क्योंकि जगह की समस्या है, तो जगह की समस्या का समाधान केवल एक ही है, उसका मल्टी स्टोरी चैम्बर बनाए जाएं। जो पुराने चैम्बर है उनके ऊपर जो है अधिवक्ताओं की राय लेके और कुछ डिस्ट्रिक्ट जज के मदद से और हाई कोर्ट की मदद से एक ऐसा सामूहिक प्रयास किया जाए ताकि जो है नए अधिवक्ताओं को जो चैम्बर मुहैया कराए जाएं। क्योंकि अधिवक्ता की पहली जो है प्रारंभिक जो आवश्यकता है चैम्बर है, कि अगर जब तक उसका चैम्बर नहीं होगा तो बैठ के अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता। जी, तो ये सब आपकी प्राथमिक मुद्दे हैं। और इसके अलावा भी एडवोकेट वेलफेयर के लिए स्कीम हैं, जिससे कि पैसा बार का फंड बढ़ाया जाए, क्योंकि बार में भी अगर हम खर्चे बढ़ाएंगे तो पहले हमें बार का फंड बढ़ाना पड़ेगा। और बार के फंड के लिए जैसे कि मेरा ये है कि मेडिकल हेल्थ में एक स्कीम ऐसी लाई जाए जिसमें कि अगर अधिवक्ता कोई आदमी माइनर सर्जरी कराता है तो उसका कम से कम आधा पैसा बार वहन करे और आधा पैसा वो स्वयं वहन करे, तो उसे एक प्रारंभिक जो है एक सहायता मिलेगी, तो उसको जो है उसके परिवार को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके फंड के लिए जब हम कार्यकारिणी में जाएंगे तो उसके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है और अधिवक्ताओं के और सीनियर अधिवक्ताओं के विश्वास में लेकर वो फंड जो है बहुत आसानी से कलेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि अधिवक्ताओं पर कोई अतिभार भी नहीं पड़ने का और अधिवक्ताओं की बहुत आर्थिक मदद मिलेगी। सर, इन सारे मुद्दों को लेकर आज चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा 15 दिन पूर्व एक सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा तेंदुआ आ गया था जी। तो इस परिसर में अगर तेंदुआ घुस सकता है तो और भी कोई आदमी घुस सकता है। जी, मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, तेंदुआ तो एक जो है जानवर है और वो कोई प्री प्लान नहीं, अचानक आया और उसने हमला करके चला गया। लेकिन जो भी हमारे यहाँ शरारती तत्व हैं, ये आतंकवादी घटनाएं होती हैं, वो प्री प्लान रैकिंग करके होती हैं। जब एक तेंदुआ हमारे कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद में आ सकता है, जो कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो शातिर लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो वो तो रात दिन कहीं से भी आके और कोई भी आतंकवादी घटना कर सकते हैं। और जितनी भी सुरक्षा है, कहने के लिए बार में जो है माना कोर्ट परिसर की बाउंड्री कर दी गई है, लेकिन सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, वो होनी चाहिए। प्रॉपर जो है कैमरे की और व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए यहाँ पे। और ऐसा रात को तो खासकर रात में जो है असामाजिक तत्वों का आना कोर्ट परिसर में पूरे में ही बैन होना चाहिए। उसके लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी व्यवस्था, थोड़ी नहीं, बहुत सिक्योरिटी व्यवस्था। रात को मेरा तो ये कहना है कि रात के 8 बजे के बाद में कोई भी एडवोकेट के अलावा, इमरजेंसी में भी एडवोकेट आए नहीं, एडवोकेट 8 बजे के बाद में कोई भी व्यक्ति कचहरी के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि रात में कोई आदमी क्या घटना कारित करके चला जाए, टाइम बम लगा के चला जाए और सुबह आके वो ऑपरेट हो जाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि यहाँ पे पूरी रात कोई भी आए, किसी को कोई नहीं। अभी रात में यहाँ पे हमारे यहाँ एक मनोज सिसोदिया जी एडवोकेट है, उनके चैम्बर में जो छत तोड़ के असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी फाइलों को नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि अधिवक्ताओं के जो चैम्बर भी सुरक्षित नहीं है, कोर्ट कैंपस भी सुरक्षित नहीं है, जुडिशरी न्यायालय की सुरक्षित नहीं है। अब ऐसे में क्या सुरक्षित है? तो ये भी आपका बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा है और ये इसका जो है सुरक्षा सबसे एक चीज अरे कि हमारे यहाँ क्या पार्किंग की व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित है कि अगर किसी अधिवक्ता के साथ में कोई असामाजिक जो है मैंने अप्रिय घटना घट जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी का शुगर लेवल डाउन हो जाए, किसी को और दिक्कत हो जाए, तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती आसानी से। तो जिला प्रशासन से और कमिश्नरेट के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था ऐसी की जाए और कचहरी के अंदर जो है प्राइवेट वाहनों का पूर्णतः बैन किया जाए, ताकि जो है और एक जो है एम्बुलेंस जो है जिस तरीके से यहाँ पे जो है जिला प्रशासन एक जो है आग बुझाने की मशीन और जो फाइटरों को यहाँ पे तैनात रखते हैं सुरक्षा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए कुछ नहीं है। एक यहाँ एम्बुलेंस हमेशा होनी चाहिए, किसी अधिवक्ता को किसी अधिकारी के साथ में कोई घटना घट जाए तो 20 मिनट में एम्बुलेंस आएगी और 1 घंटा उसे अंदर आने में लगेगा, तो इतने में आदमी की जान को जो है पूर्णतः खतरा संभव है होना। और यहाँ जो है रोडों को इतना क्लीन कराया जाए ताकि जो है आसानी से कोई भी एम्बुलेंस वगैरह आसानी से आ सके। ये बड़ी मुद्दे होंगे। ये मुद्दे हैं। अच्छा सर, हाई कोर्ट के बारे में कुछ प्लान है आप लोग का? हाई कोर्ट के मुद्दे के लिए नहीं, हाई कोर्ट के मुद्दे के लिए
कायदा तो ये कहता है कि जब सरकार भी कहती है और जो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है सुलभ और सस्ता न्याय होना चाहिए, तो सुलभ सस्ता के बाद में जो न्याय भी निकट भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट में इतनी पेंडेंसी है और सिविल केसों में तो 10-10 साल 15-15 साल में अपील में आदमी में पेंडिंग मुकदमे पड़े हुए हैं, तो सर न्याय तो मिल नहीं रहा। किसी आदमी को गलत मुकदमे में फंसा के अगर सजा हो गई यार 20 साल 50 साल 80 साल में के आदमी हो गया और उसके बाद में उसके वारंट हो गया, फिर वो हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ये भी गलत है। तो मैं चाहूँगा कि एक बेंच जो है तत्काल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ भी जो है जगह के हिसाब से और सुविधा के हिसाब से हो सकती है, और कोई बड़ा काम नहीं है ना सरकार के लिए ना सुप्रीम कोर्ट के लिए। ऐसे पूर्व में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि रातों रात बेंच बनाई गई महाराष्ट्र में, और रात को ही हवाई जहाज से जज साहब भेजे गए और रात में ही बिल्डिंग कर सुबह कोर्ट स्टार्ट कर दी गई है। तो ये केवल हमारी सुप्रीम कोर्ट की और सरकार की जो है इच्छा शक्ति की कमी है। जिस दिन इच्छा शक्ति होगी उस अगले एक हफ्ते के अंदर नहीं, एक दिन अगले दिन ही कोर्ट स्टार्ट हो सकती है। अगर हो जाएगा तो बहुत समय बचेगा, नहीं बहुत समय बचेगा और न्याय मिलेगा, जल्दी होगा। और दोषियों को जो है और जो जेल के अंदर जो पड़े हैं व्यक्ति हैं उन्हें न्याय मिलेगा। अब हमारी डासना जेल में 1700 कुछ की कैपेसिटी है और 4000 से 5000 और 10,000 तक के कैदियां हो जाते हैं, तो वहाँ क्या है जानवरों जैसे जीवन जीना पड़ रहा है उनको, जो मानवाधिकार के खिलाफ है बिल्कुल। तो ये भी मुद्दा आपका होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कम से कम जो है हाई कोर्ट की बेंच जो है वेस्टर्न यूपी में कहीं भी आ जाए, कहीं भी है। अच्छा गौतम जी, ये आपका पहला चुनाव है? ये मेरा पहला चुनाव है, सेकंड सचिव पद में बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो बात मुझे और करनी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर वक्त इसमें बदलाव आता है जी। जैसे मोदी जी जब से आए तो उन्होंने बहुत सारे अध्यादेश लाके बहुत सारे कानूनी एक्ट लागू किए और बहुतों को खत्म किया जी। क्या कानून व्यवस्था को सर ऊपर रखते हुए कोई कानून में बेहतर कानून व्यवस्था लाने का प्रयास है आपका? सोच है कि ये देखिए कानून व्यवस्था लाने का जो है हमारा तो काम है, डिमांड कर सकते हैं हम, व्यवस्था लाने का काम हमें नहीं है। हमारा तो जो है कानून व्यवस्था में कानूनों को लागू कराने में मदद करने का काम है, क्योंकि ये काम कानून बनाने का काम विधायिका का है, लागू कराने का कार्यपालिका का है, और जो उसमें वो असफल हो जाते हैं तो बाकी काम जुडिशरी में मदद करने का काम हमारा है। तो कानून जो है व्यक्ति के वेलफेयर के लिए होने चाहिए, न्याय के लिए होने चाहिए, किसी के दमन के लिए नहीं होने चाहिए। अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं तो हितबद्ध ना हो के वेलफेयर के लिए हो, पर्सनल इंटरेस्ट के ना हो, अधिक से अधिक जन समूह के जो है फायदे के लिए होने चाहिए। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और अच्छी नियत से बनना चाहिए, केवल एक समूह को दबाने के लिए या एक राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बनना चाहिए। हरिंदर गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी टीम की पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप चुनाव लड़ें और जीत के भी आए। जो आपकी मांग है, जो आपकी सोच है वो धरातल पर उतरे सर।